कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, है ना। आज हम बात करेंगे कहां से? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन से। कहां से? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है? पहले तो इस प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें समझना व्हाट इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन्स है जो भी हम एम्प्लॉयज को वेजेस, सैलरी, बोनस, whatever the things we are giving in the form of compensation to the employee for their services. एम्प्लॉयज की सर्विसेज के अगेंस्ट में जो भी कुछ हम एम्प्लॉयज को पेमेंट कर रहे हैं वो क्या है? रेम्यूनरेशन है। वो सैलरी भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है, अलाउंसेस भी हो सकता है, डियरनेस अलाउंस हो सकता है, बोनस हो सकता है, कुछ भी चीज अगर हम एम्प्लॉय को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या है? रेम्यूनरेशन है। आ गई बात समझ? हम एम्प्लॉय को पेमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो हमारे यहाँ सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है, जिसके लिए हम उसके काम के लिए उसको पेमेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो ये क्या है आपका? रेम्यूनरेशन। अब देखिए प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन क्या कहता है। एज पर द हेनरी फ्योल साहब कहते हैं कि ये प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉय को फेयर वेजेस एंड सैलरी मिलना चाहिए। अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है फेयर। क्या वर्ड आ रहा है? फेयर वेजेस एंड सैलरी। फेयर मतलब वो एम्प्लॉय जितना डिजर्व करता है उतनी सैलरी उसको मिलनी चाहिए। आ गई बात समझ में? यानी एम्प्लॉय की डिजर्विंग क्या है, तो कितना डिजर्व करता है। अभी कैसे पता चलेगा उसकी डिजर्विंग क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है सैलरी की, कितनी सैलरी वो डिजर्व करता है, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे पता करेंगे कि वो सैलरी जो हम पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को फेयर है या अनफेयर है? तो ये सैलरी या वेजेस जो भी एम्प्लॉय को पे किया जा रहा है वो फेयर होगा या अनफेयर होगा, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? इसको डिसाइड करने के लिए हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, जिस एम्प्लॉय को हम पे कर रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस। आ गई बात समझ में? दूसरी चीज, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो जरूरी नहीं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैपेबल हो उतना पे करने के लिए। आ गई बात समझ में? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने आईआईएम से एमबीए किया है ना, और अब आप जाके किसी भी छोटे शहर में या जैसे अपने यहाँ औरैया में रमाकांत स्वीट हाउस है, अब वहां आ गए, आप बोले मैं यहाँ का फाइनेंस मैनेज करूंगा, है ना। तो आप वहां जॉब कर रहे हैं, अब वो आपको 20,000 भी अगर पे कर रहा है, 20K भी पेमेंट कर रहा है तो फेयर है, क्योंकि जो रमाकांत है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो उतनी है और वो अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पे कर रहा है, तो अनफेयर नहीं होगा। लेकिन वही आईआईएम से एमबीए करने के बाद अगर वो जाए अडानी ग्रुप्स में या रिलायंस ग्रुप में जाके काम करे या जियो ग्रुप में काम करे और वहां उसको अगर ये 20,000 रुपए मिलते हैं तो वो अनफेयर होगा। क्या होगा? अनफेयर होगा। वहां पे अगर उसको ये 60,000 भी मिल रहे होंगे ना तो भी वो अनफेयर होगा, क्योंकि उस कंपनी की कैपेबिलिटी है कि वो 2 लाख रुपए मंथली भी पे कर सकता है। आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब है रेम्यूनरेशन की जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करती है, कैसे पता करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन अप्लाई हो रहा है या वायलेट हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल एंड कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं क्या वो सक्षम है उतना पे कर पाने के लिए? क्यों लकी, तुम्हारी दुकान में इतना पैसा मिलेगा? बताओ, तुम यही डिस्कस कर रहे हैं क्या? कितनी तनख्वाह देने वाले भाई? वैसे सर आप क्या कर रहे हैं, हम तो इतनी तनख्वाह अपनी दुकान में बांट देंगे। है? इधर सुन लो, फिर बांटना तनख्वाह है भाई। तो कहने का मतलब है कि हम रेम्यूनरेशन जो पे कर रहे हैं उसका हमें ध्यान रखना है कि फेयर और अनफेयर कैसे डिसाइड होगा। वो डिसाइड होगा वर्कर की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल एंड कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, जिस फर्म में वो काम कर रहा है, जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है, क्या वो उतना कैपेबल है पे करने के लिए? आ गई बात समझ में? अब एक सिंपल सी बात करें, अपने यहां जैसे पोरवाल स्कूल है, 8 तक का स्कूल है,
अगर वहां कोई प्रिंसिपल अपॉइंट होता है और उसे अगर प्रिंसिपल या टीचर है, अगर वो उसे 20,000 भी पे कर रहा है या 10,000 भी पे कर रहा है या 15,000 पे कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या है, फेयर है, क्योंकि उसकी अर्निंग के अकॉर्डिंग उतना उसके लिए फेयर है। लेकिन अगर यही सेंट फ्रांसिस अगर पे करे इतना अमाउंट तो अनफेयर क्योंकि इतना तो क्वार्टरली फीस एक बच्चे से ले रहे है कि नहीं। तो भाई यहां की जो भाई पोरवाल की जो फीस है वो इसकी आधी है सेंट फ्रांसिस की, तो जाहिर सी बात है कि उसकी सैलरी पैकेज भी कम होगा। तो कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। आ गई बात समझ में। ये तो बात हो गई इंप्लॉय की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी के ऊपर। फिर यहां पे आता है एज पर लेबर लॉ। यहां पे एक और बात आती है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन में लेबर लॉ भी आता है। क्या आता है, लेबर लॉ। लेबर लॉ क्या कहता है, लेबर लॉ कहता है कि किसी भी वर्कर को दिन के मिनिमम 350 रुपए देने चाहिए। कितने रुपए, 350 रुपए। एक वर्कर को मिनिमम वेज जो है वो 350 रुपए पर डे के हिसाब से होना चाहिए, है ना। अब आप लोग अपनी दुकान में जो 5-5 हजार रुपए में जो लड़का रखे हो ना, वो लेबर एक्ट के खिलाफ है। मिनिमम 4,000 का, मिनिमम एक्सेल 16,000 का लड़का है। अब सोचिए, तो 16,000 वाला तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, लेकिन 4,000 वाला तो इस क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल कर रहा। अगर मान लो कल को वर्कर लेबर कोर्ट में चला जाए कि मेरा मालिक जो है मुझे 4,000 रुपए दे रहा है, तो आर्टिकलशिप इज डिफरेंट थिंग ना, वो फिर डिफरेंट थिंग हो गई, वो अलग चीज हो गई। आर्टिकलशिप में तो वो क्या करने आया, वो एक इंटर्नशिप करने आया, क्या है, वो सीखने आया, वो आप एम्प्लॉय नहीं है, इज नॉट ए एम्प्लॉय। लेकिन जिसको आपने एज ए वर्कर रखा है उसको आप एज ए लेबर लॉ के अकॉर्डिंग कितना देना पड़ेगा, मिनिमम 350 रुपए पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। ये भी लॉ रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल में अप्लाई होता है। आ गई बात समझ में, क्लियर। अगर आप उससे कम दे रहे हैं इट मींस अनफेयर है, और इतना दे रहे हैं तो फेयर वेजेस है। यहां तक किसी को डाउट है, तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन सबको क्लियर हो गया, किसी को डाउट है यहां पे, श्योर नहीं है। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन। क्या है, सेंट्रलाइजेशन। बेसिकली ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है। क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। इस प्रिंसिपल का पूरा नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पे दो चीजें आ रही हैं। क्या चीजें आ रही हैं, एक वर्ड आ रहा है सेंट्रलाइजेशन। क्या वर्ड आ रहा है, सेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, ऑल डिसीजन मेकिंग पावर सेंटर्ड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। सारी डिसीजन लेने की जो पावर है वो केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक सुई भी खरीद के आनी है ना, तो उसके लिए भी आपको हेड से पूछना पड़ेगा, ठीक है। जो सीनियर बॉस है, जो सबसे टॉप लेवल पे बैठा हुआ ऑफिसर है, या जो हेड है, या जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उससे आपको एक सुई के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। आ गई बात समझ। तो दो चीजें यहां पे, एक है सेंट्रलाइजेशन और एक है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, मींस जहां पे सारी डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास हो। किसके पास हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट। मींस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें एक सुई भी खरीदनी है, ठीक है, एक पेन भी खरीदना है, तो उसके लिए भी हमें अपने बॉस से बात करनी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से ही पूछना पड़ेगा कि खरीदे या ना खरीदे। आ गई बात समझ में, क्लियर। तो अब होता क्या है कि सेंट्रलाइजेशन की अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है। सेंट्रलाइजेशन की अच्छी बात यह है कि हमारे पास वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं होगा कभी भी। क्या नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं होगा, क्योंकि जो सीएफओ, जाहिर सी बात है, वहां से ऊपर से डिसीजन आ रहा है कि क्या खर्च करना है, क्या नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है सारी चीजों को सोच समझ के आपको डिसीजन देगा। बट उसमें क्या होगा, डिले होगा प्रोसेस में। क्या होगा, डिले होगा। भाई जाहिर सी बात है, आपको कोई चीज खरीदनी है, अब कोई मान लीजिए आपके फैक्ट्री में एक मशीन का एक नट खराब हो गया, अब वो नट 10 रुपए का है, लेकिन उसको खरीदने के लिए भी आपको ऊपर से पूछना है, तो पूछने में इतना टाइम लग गया, 2 घंटे निकल गए, पूछने बताने और मेल डालते डालते 2 घंटे निकल गए। तो 2 घंटे तो कंपनी का वर्क रुक गया ना, वर्क हैम्पर हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ ना। तो इससे क्या होता है, स्लो प्रोसेस हो जाता है। क्या हो जाता है,
प्रोडक्शन प्रोसेस स्लो हो जाता है, वर्किंग प्रोसेस स्लो हो जाता है सेंट्रलाइजेशन में। बट वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं होता। क्या नहीं होता? वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं होगा। फिर आता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा पॉइंट क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सारी डिसीजन मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। यानी जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है वो टॉप टू बॉटम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्या किया गया है? टॉप टू बॉटम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? आपका जो डिसीजन जैसे टॉप लेवल है, ठीक, इसने मिडिल लेवल को भी दिया कुछ पावर, ठीक, और इसने लोअर लेवल को भी कुछ पावर दी है। सो एवरी लेवल हैव सम पावर टू टेक डिसीजन। आ गई बात समझ में? यानी पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। यानी जो टॉप लेवल ने उसने अपनी सारी पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। मान लीजिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है, उसने ए को अपनी पावर दी, फिर बी को भी दे दिया, फिर सी को भी दे दिया, ठीक। यानी इसने अपने पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रखी, उसने सारी पावर क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी। आ गई बात समझ? तो इसे हमने क्या कहा? डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन के मेरिट और डिमेरिट क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा क्या है? कि काम बहुत टाइमली होगा। कैसे होगा? टाइमली। भाई परचेज डिपार्टमेंट को किसी से पूछना नहीं है कि मुझे क्या खरीदना है, उसको खरीदना है, कुछ डिमांड आई वो खुद जाके खरीद के ले आएगा, उसको किसी से परमिशन नहीं लेने जाना। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसको कुछ मशीन खराब हुई, कुछ बिगड़ गया, उसको बनवाना है तो किसी से पूछने नहीं जाएगा। 10 रुपए का है, 10 लाख का खर्चा, जाएगा पेमेंट करेगा और बनवा लेगा उसको, या नई मशीन लानी हो तुरंत लेके आ जाएगा। तो इसमें क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। वर्क कैसा होगा? फास्ट होगा। कैसा होगा? फास्ट। लेकिन इसका डिमेरिट क्या है? इसका डिमेरिट क्या है? जब हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो वहां पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। क्या होता है? क्या होता है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। क्यों? भाई हमें जहां 10 रुपए की जरूरत है वहां 20 रुपए खर्च कर रहे। भाई वर्कर है ना, वो क्या, वो सोच रहे कौन सा मेरा जा रहा है, कंपनी का मुझे बस जल्दी करके देना है, वो अपने टारगेट को पूरा करना, उसका फोकस क्या है कि मेरा टारगेट क्या, मुझे 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी। अब वो 10 रुपए क्या 20 रुपए खर्च करके प्रोड्यूस करना कब पड़े कर देगा। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो यहां पे वो टारगेट फोकस करता है, इसलिए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। क्या होता है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो यानी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो कभी भी अगर सेंट्रलाइज है तो भी प्रॉब्लमैटिक है और डिसेंट्रलाइज है तो भी प्रॉब्लमैटिक है। यानी ऑर्गेनाइजेशन ना ही कंप्लीटली सेंट्रलाइज होना चाहिए और ना ही डिसेंट्रलाइज। तो ऑर्गेनाइजेशन होना कैसा चाहिए? सेंट्रलाइजेशन इज इक्वल्स टू डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होना चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ रहा है? यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ना ही कंप्लीटली सेंट्रलाइज होना चाहिए और ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। क्लियर? यानी ऑर्गेनाइजेशन आपका 50% सेंट्रलाइज हो और 50% डिसेंट्रलाइज हो। अब ये होगा कैसे? इसका एग्जांपल समझिए, होगा कैसे? अब ये होगा ऐसे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक नट खराब हुआ तो वर्कर जाएगा तो खुद से बनवा सकता है, और अगर पूरी नई मशीन लानी तो भी वो खुद खरीद के ले आएगा। ये तो डिसेंट्रलाइजेशन है। तो यहां पे क्या, कई बार हो सकता था वो मशीन 10,000 5,000 रुपए बन जाती, लेकिन उसने बनवाने के बजाय क्या किया? नहीं ले आया। तो ये प्रॉब्लम थी ना डिसेंट्रलाइजेशन में। तो क्या किया गया? अब हमने क्या किया कि अपनी कुछ पावर को, टॉप लेवल ने अपनी कुछ पावर को अपने पास बचा लिया। टॉप लेवल ने कहा कि अगर कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी डैमेज होता है, अगर कोई भी डैमेज 10,000 से ऊपर का है तो उसके लिए आप टॉप लेवल से ही परमिशन लेंगे, और अगर कोई भी डैमेज 10,000 से बिलो है, 10,000 से बिलो का है ना, 5,000 से ऊपर, 5,000 से एबव और 10,000 से नीचे का है, तो डायरेक्टली वो डिसीजन कौन ले सकता है? मिडिल लेवल। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम 1 रुपए से लेके ₹1 to 5K है, 1 to 5K के बीच की है, तो वो डायरेक्टली लोअर लेवल खुद सॉल्व कर सकता है। तो हमने क्या किया? यहां पे लिमिटेड पावर दी। क्या दी? लिमिटेड पावर दी। पावर दी लेकिन पावर का लिमिटेशन कर दिया। क्या कर दिया? लिमिटेशन कर दिया। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन।
ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें पावर डिस्ट्रीब्यूट तो करनी है, बट पावर लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट करनी है, पूरी पावर कभी किसी को नहीं देनी है। जैसे हमने मिडिल लोअर लेवल पे कहा, अगर 1 से 5,000 तक का कोई भी खर्चा आप डायरेक्टली अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, ये खर्चे करने का आपका पावर है। और अगर 5 से 10,000 का खर्चा है, इसके ऊपर का है, और 10,000 से नीचे का, तो आपको मिडिल लेवल से परमिशन लेनी। कहां से लेनी है? अब मिडिल लेवल के ऊपर भी कहा गया कि अगर 10,000 से ऊपर का कोई बजट है तो आप पहले टॉप लेवल से परमिशन लें। कहां से लें? टॉप लेवल से। आ गई बात समझ में? तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ पावर है। सबकी पावर क्या है? लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। किसी को कोई डाउट है यहां पे? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा, बिल्कुल मैं सुन रहा हूं, टाइम हो गया है, कोई कह रहा है टाइम हो गया है। ये दो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? एक स्केलर चेन और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, दो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है? स्केलर चेन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा हमेशा हिरार्की फॉर्म में ट्रांसफर होना चाहिए। कैसे ट्रांसफर होना चाहिए? हिरार्की फॉर्म में ट्रांसफर होना चाहिए। जैसे इसको मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको समझाता हूं, ठीक है? कैसे? देखिए, मान लीजिए हम स्केलर चेन की बात करें तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें एक हेड है, मैनेजर, ठीक। इसके 2 डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट है? 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक यहां पे ए है, इस पे बी है, ये सी है और ये डी पोजीशन है। यहां पे एक पोजीशन है एल, ओ, पी, क्यू, आर। आ गई बात समझ में? अब ये स्केलर चेन क्या कहता है कि अगर यहां से कोई इंफॉर्मेशन पास होगी तो वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप मूव करेगी। कैसे मूव करेगी? स्टेप बाय स्टेप। कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यहां से यहां नहीं आ सकती, नेवर। स्केलर चेन कहता है डू नॉट क्रॉस द हिरार्की, डू नॉट ओबे द डिसोबे द हिरार्की। हिरार्की को आपको छोड़ना नहीं है, हिरार्की को बाईपास नहीं करना है। आप किसी भी सबऑर्डिनेट को बाईपास नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली यहां से यहां नहीं आएंगे, या ये इंप्लॉय डायरेक्टली यहां नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। अगर इसको कोई बात कहनी, पहले ये इसको बताएगा, फिर ये अपने सुपीरियर को बताएगा, फिर ये अपने सुपीरियर को बताएगा, देन ये इंफॉर्मेशन यहां पे जाएगी। तो ये क्या है? स्केलर चेन। ऐसा क्यों कर रखा गया? ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम डायरेक्टली, अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ कमांड पढ़ा था कि नहीं, अब कोई अगर डायरेक्ट यहां आ गया तो इधर के 3 लोगों को तो पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। कल को क्या ये, अगर इसने कोई भी चीज गड़बड़ कर दी तो क्या ये रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए? नहीं होंगे। इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए इंफॉर्मेशन या कमांड हमेशा 1 by 1 आती है। आ गई बात समझ में? हर एक सबऑर्डिनेट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन लास्ट तक पहुंचाते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? इसलिए हम यहां पे स्केलर चेन प्रिंसिपल का फॉलो करते हैं। बट ये प्रिंसिपल क्या है? किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत लेंथी बना देता है। क्या बना देता है? टाइम टेकिंग बना देता है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसे पास करनी है तो हम यही स्केलर चेन फॉलो करेंगे। हम कभी भी इसको बाईपास नहीं करेंगे। अगर बाईपास करते हैं, इट मींस देयर इज चांसेस ऑफ लूप होल। क्या क्रिएट होंगे? लूप होल क्रिएट होंगे। आ गई बात? जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होगा, ठीक है, मिस इंफॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से भाई ये इससे इसको डायरेक्ट कुछ कहा, अब इसको तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है यहां पे नीचे, और ये सोच रहा था कि मैंने तो इसको ये कहा करने को, एक पर्टिकुलर टास्क दिया, वो नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो कोई टास्क दे रहा है तो ये इसको भी पता होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए। तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? फिक्स। और तभी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जा सकता है। किसको फिक्स किया जा सकता है? अकाउंटेबिलिटी को। समझ में आ रहा है? इसलिए स्केलर चेन का होना जरूरी है। लेकिन अगर हम स्केलर चेन कंप्लीटली फॉलो करते तो प्रॉब्लम आती है। मान लो अब इस वर्कर को इससे कम्युनिकेट करना है कोई बात। मान लीजिए जैसे आपका 2 ब्रांच है, सैन फ्रांसिस, सेंट जोसेफ, है ना। अब एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होना है आप लोग का, या कल्चरल एक्टिविटी होनी है, तो अब उन दोनों स्कूल के बीच होना है, तो वहां के स्पोर्ट्स टीचर को यहां के स्पोर्ट्स टीचर से कम्युनिकेट करना है। तो स्केलर चेन तो यही कहेगा कि ये पहले अपने
वाइस प्रिंसिपल को बताए, कोऑर्डिनेटर को कोऑर्डिनेटर वाइस प्रिंसिपल को बताए, फिर वो प्रिंसिपल को बताए, फिर वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर को बताए, फिर वो यहाँ के देन इसके बाद यहाँ इंफॉर्मेशन आई। सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इसमें टाइम टेकिंग बहुत है, टाइम किलिंग है, जिससे कि हमारा वर्क स्लो हो जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट निकाला गया है। क्या निकाला गया है? स्केलर चेन के अंदर ही एक शॉर्टकट आया है जिसका नाम है गैंग प्लैंक। क्या है? गैंग प्लैंक। अब ये गैंग प्लैंक क्या है? गैंग प्लैंक क्या है? गैंग प्लैंक है कि जब दो डिफरेंट डिपार्टमेंट के, क्या बात है भाई आपस में तुम लोग क्या कुछ कहना है तो बोलो, दांत मत निकालो। अगर देखिए मान लीजिए दो सेम पोजीशन के एम्प्लॉइज अलग अलग डिपार्टमेंट के डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। कैसे करते हैं? डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। सो गैंग प्लैंक इज अ शॉर्टकट ऑफ स्केलर चेन वेयर सेम पोजीशन होल्डर ऑफ टू डिफरेंट डिपार्टमेंट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट। क्या कर सकते हैं? वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक कहते हैं। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? यहां पे कोई प्रॉब्लम है? तो ये क्या था हमारा स्केलर चेन। किसी को दिक्कत है भाई? स्केलर चेन सबको क्लियर हो गया है? चलिए अब आते हैं हम लोग, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना है? आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है, देखिए अक्सर जनरली बच्चे क्या सोचते हैं? ऑर्डर का मतलब आदेश। अच्छा, कभी भी बच्चों से पूछा जाए व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, तो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा वो समझते हैं ऑर्डर मतलब आदेश देना। तो यहां पे ऑर्डर का मतलब आदेश देना नहीं है, यहां पे ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस। क्या है? सीक्वेंस। मींस ये प्रिंसिपल कहता है कि यू हैव टू अरेंज द मटेरियल्स अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, जो हमारे ऑफिसेज हैं या जो हमारी मशीनरी है, ठीक है, उन सबको सीक्वेंस में अरेंज करना। कैसे अरेंज करना? सीक्वेंस में, सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करना। वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका स्कूल है। आप स्कूल जाते हैं, आप जब गेट में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले आपको रिसेप्शन मिलता है। क्या मिलता है भाई? जब भी बिल्डिंग में आप एंट्री लेते हैं क्या रहता है? रिसेप्शन। क्या पहले एकेडमिक ब्लॉक मिलता है? नहीं। किसी भी अच्छे स्कूल में आप एंट्री लीजिए, अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से बना होगा तो उसमें सबसे पहले रिसेप्शन एरिया होगा, एडमिन ब्लॉक होगा। क्या होगा? एडमिन ब्लॉक, यानी जहां पे आपका अकाउंट ऑफिस होगा, जहां पे आपके काउंटर्स होंगे, जहां पे फीस डिपॉजिट होती होगी, जहां पे पेरेंट्स की कंप्लेन रजिस्टर्ड की जाती होंगी, वहीं पे मैनेजर ऑफिस होगा, फिर वहीं पे आपका प्रिंसिपल ऑफिस होगा, अदर ऑफिसेज वहां पे अवेलेबल होंगे। वहां पे आपका कंप्यूटर लैब नहीं होगा, लाइब्रेरी नहीं होगी, कोई लैब नहीं होगी, ना कोई क्लास होगी। तो ये हर स्कूल का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि ये उसका क्या है? सिस्टमैटिक मैनर है। भाई कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया स्कूल में, कोई विजिट ही करने आया, प्रिंसिपल से मिलने आया या किसी काम से आया, कोई पेरेंट्स आया, तो अगर वो आता है तो बच्चे डिस्टर्ब ना हो, उसके आने जाने से बच्चों की स्टडी ना डिस्टर्ब हो। आ गई बात है? इसलिए हमेशा जो स्कूल का स्ट्रक्चर है वो इसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो क्या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हुआ ना? बुक्स के लिए आपके लिए लाइब्रेरी बनाई गई है आपके स्कूल में, लैब इक्विपमेंट्स रखने के लिए लैब बनाए गए हैं, बायो लैब के इक्विपमेंट बायो लैब में होंगे, केमिस्ट्री लैब के इक्विपमेंट केमिस्ट्री लैब में होंगे, फिजिक्स लैब के इक्विपमेंट फिजिक्स लैब में होंगे, स्पोर्ट्स रूम में आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होगा, और स्पोर्ट्स रूम अक्सर ग्राउंड के नियरेस्ट होता है। क्यों रखा जाता है? दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक मैनर। ये क्या है? सिस्टमैटिक मैनर। पता चला ग्राउंड वहां है और स्कूल स्पोर्ट्स रूम तीसरे फ्लोर पे, क्या ये सही सिस्टमैटिक मैनर होगा? नहीं। यानी यहां पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर वायलेट हो रहा है। क्या हो रहा है? तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि यू हैव टू अरेंज द मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है? जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है उसको सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करना, हमारे प्लांट के लेआउट को अरेंज करना। आप कभी किसी फैक्ट्री में गए होंगे, उसके प्लांट में गए होंगे, तो आपने देखा होगा जो प्लांट का वर्किंग एरिया है वो गेट से काफी डिस्टेंस पे होता है। वो गेट से एंट्री होते ही वर्किंग एरिया कभी स्टार्ट नहीं होता, वहां पे केवल उनका पार्किंग होगा, ऑफिसेज होंगे, वो सारी चीज होंगी। जो वर्किंग एरिया वो पीछे होगा, और वर्किंग एरिया से पहले उनका ड्रेस चेंज एरिया होगा, क्योंकि प्लांट पे जो काम करते हैं वो सेम ड्रेस पे नहीं काम करते, तो उनका चेंजिंग एरिया, उनका सारा चीज, जो लंच एरिया है वो सब अलग अलग लोकेशन पे होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट लोकेशन में हम वो सारी चीजें लेके नहीं जा सकते। क्लियर?
इसलिए उसका सिस्टमैटिक मैनर से अरेंजमेंट किया जाता है। आ गई बात समझ? तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहते हैं। समझ में आ रहा है? मीन्स टू प्लेस राइट थिंग्स एट द राइट प्लेस। क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है? टू प्लेस राइट थिंग एट राइट प्लेस। सही चीज को सही जगह पे रखना, सही जगह पे अरेंज करना क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहलाता है। यहां तक किसी को डाउट है? कोई प्रॉब्लम? चलिए बाकी कल करेंगे। ठीक, डिस्कस किए थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर तक, यानी टोटल 10 प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड इनिशिएटिव। 3 प्रिंसिपल हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की। इक्विटी मींस एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल। बेसिकली जैसे नाम से ही क्लियर है, इक्विटी मींस सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, सबको बराबर कंसीडर करना है। ऐसा नहीं है कि एक को हम ज्यादा वैल्यू दें और दूसरे को वैल्यू कम दें। आ गई बात समझ? सो बेसिकली यहां पे इक्विटी का मतलब है वी हैव टू ट्रीट आवर एम्प्लॉय इक्वल। Manager is not allowed to discriminate their employees on the basis of gender, caste, religion, area, nationality and color। ठीक है? किसी भी बेस पे हम अपने एम्प्लॉयज को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। वी हैव टू ट्रीट ऑल एम्प्लॉयज इक्वल। आ गई बात समझ में? ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें एम्प्लॉयज के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। किसके बेस पे नहीं करना चाहिए? जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, एरिया के बेस पे, नेशनैलिटी और कलर के बेस पे। ये कहता है कि हमें वर्कर्स को उनके वर्क से मेजर करना चाहिए। किससे मेजर करना चाहिए? वर्क से, ना कि उनके कास्ट से, ना रिलीजन से, ना जेंडर से, ना कलर से, ना नेशनैलिटी से, ना एरिया से। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि वी हैव टू कंसीडर आवर एम्प्लॉयज इक्वल। वी हैव टू ट्रीट आवर एम्प्लॉय इक्वली, चाहे वो किसी भी एरिया का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी नेशनैलिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो। हमें, हमारे लिए मैटर क्या करता है? उसका वर्क। अगर उसका वर्क परफेक्ट है, वो काम अच्छा कर रहा है, सो वी हैव टू प्रमोट हिम। हमें ये नहीं देखना कि ये मेरे एरिया का है, ये औरैया का आदमी है तो यार इसको ज्यादा फेवर करना है, भले उसको काम कम आता हो। ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि हम जेंडर बायसनेस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें, एक मेल एक फीमेल। ठीक है? तो मैनेजर का ये एक्सक्यूज आता है कि नहीं, फीमेल है तो ये ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकती, ज्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकती, ज्यादा टाइम नहीं दे सकती, तो उसने मेल को प्रमोट कर दिया। बल्कि उस फीमेल का जो आउटपुट है उस मेल से ज्यादा बेटर है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो वी डोंट हैव टू डिस्क्रिमिनेट, बायसनेस नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है वी हैव टू ट्रीट आवर एम्प्लॉयज इन इक्वल मैनर। आ गई बात समझ में? सभी को हमें क्या करना है? देखिए, एम्प्लॉयज विद काइंडनेस एंड फेयरनेस। हमें अपने एम्प्लॉयज को काइंडनेस और फेयरनेस के साथ ट्रीट करना चाहिए। काइंडनेस मींस कोई भी हो, कैसा भी हो, सबके साथ एक ही व्यवहार होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारे एरिया का नहीं है तो उसके साथ हम बात अलग तरीके से कर रहे हैं, और एक हमारे साथ का है, हमारे कास्ट का है, हमारे रिलीजन का है, तो हम उसको बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, उसको हर बात पे हम बेटर फील करा रहे हैं, पर दूसरे को बेटर फील नहीं करा रहे। इट्स वेरी बैड, है ना? सो ये प्रिंसिपल कहता है वी हैव टू ट्रीट आवर एम्प्लॉयज इन अ इक्वल मैनर। सबको काइंडनेस के साथ ट्रीट करना चाहिए। ठीक है? कभी भी हमें बायसनेस नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? बायसनेस नहीं करनी चाहिए। ये कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यहां पे किसी को डाउट है? यहां पे तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट आवर एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एरिया, नेशनैलिटी एंड कलर। आ गई बात समझ में? न रंग भेद होना चाहिए, न जाति भेद होना चाहिए, ना आपका कहते हैं ना, हमारे एरिया वाइज, स्टेट वाइज कई बार लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, है ना? बोलो
जैसे आजकल हमारे यहाँ ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, बोले वो सिक्किम का, मणिपुर का है तो उसको नेपाली बोलने लग जाते हैं, चाइनीज बोलने लगते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन ही है। वो भी इंडिया का है, वो भी नेशनैलिटी उसकी इंडिया की है, उसके फेस एक्सप्रेशन पे मत जाइए, वो शायद आपसे ज्यादा बेटर अपने देश को समझता है। बट प्रॉब्लम क्या है, हम डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं। तो किसी के फेस एक्सप्रेशन, किसी के फेस की बनावट, उसके कलर, उसके शेप, उसके साइज के अकॉर्डिंग हम उसको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? ये कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यही कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन कभी भी इन सारे पॉइंट्स पे नहीं होना चाहिए। आगे बात, डिस्क्रिमिनेशन अगर हमें करना है तो वर्क के बेस पे करना है। किसके बेस पे? अगर हमें करना भी है, किसी को बेटर अपॉर्चुनिटी देनी है, किसी को प्रमोशन देना है, किसी को नहीं देना है, तो ये डिसाइड करने के लिए हम उसका वर्क को ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे? वर्क पे। उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसका आउटपुट क्या है, इस पे ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है यहाँ पे? किसी को डाउट? तो ये बात हो गई प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी की। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी कहता है कि हमारे इंप्लॉइज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी मतलब इंप्लॉइज का स्टेबल होना। किसका? बेसिकली यहां पे प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कह रहा है कि इंप्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? लंबे टाइम के लिए। ठीक है, यहां पे इंप्लॉय की स्टेबिलिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंप्लॉय की स्टेबिलिटी की। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम इंप्लॉइज चेंज हो रहे हैं, टाइम टू टाइम इंप्लॉइज बदल रहे हैं, सो इट्स वेरी बैड। इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हैम्पर होता है। एक सिंपल सी बात समझिए, अगर एक वर्कर आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए एक कोई वर्कर है जिसको आपने हायर तो किया है काम करने के लिए, ठीक है, अब वो वर्कर मान लीजिए आपके यहाँ 4 महीने काम करता है। कितने मंथ? 4 मंथ काम कर रहा है। तो 4 मंथ में से 2 महीने तो उसको काम सीखने में लग गए। क्या हो गया? काम सीखने में लग गए। अब जब वो 4 महीने में सीख के परफेक्ट हुआ, जब वो समझ पाया कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आउटपुट को इंक्रीज करना है, तब तक आपने उसको चेंज कर दिया। अब आप नया लाओगे, फिर नया लाओगे तो फिर उसे 2 महीने की ट्रेनिंग दोगे, फिर वो काम को समझने में टाइम लगाएगा। तो इससे किसका आउटपुट हैम्पर हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का, कंपनी का। इससे हमारा आउटपुट डिक्रीज होगा। इसीलिए बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां हैं, दे डोंट वांट कि उनका एम्प्लॉय जल्दी से जल्दी चेंज हो। ज्यादातर कंपनियां तो एग्रीमेंट साइन करती हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ कि एटलीस्ट यू हैव टू सर्व 2 years, एटलीस्ट यू हैव टू सर्व 1 year, यू हैव टू सर्व एटलीस्ट 5 years। कई कंपनी 5 साल का एग्रीमेंट साइन करती है, और अगर वो एग्रीमेंट आप ब्रीच करते हैं तो उसमें एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है जो कंपनी आपको रिटर्न नहीं करेगी। इवन कंपनी ज्वाइनिंग बोनस देती है एम्प्लॉयज को कि वो लॉन्ग टर्म आपके साथ बना रहे। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को ज्वाइनिंग बोनस देती हैं कि ज्वाइन करते ही 2 लाख रुपए लीजिए आप खाते में। अब वो तुम अगर उस टाइम ड्यूरेशन से पहले छोड़ोगे तो तुम्हें 2 लाख भरने पड़ेंगे कंपनी को। आगे तो जनरली आदमी इसीलिए सोच रहा है 2 लाख कहां से लाके देंगे, क्योंकि जो हर महीने आ रहा हो तो हम खर्च कर रहे हैं, और 2 लाख भी जो है तो हमने अपने ऐशो आराम में खर्च कर दिए। ज्यादातर नए लड़के जब जाते हैं तो उन्हें जब ये ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, क्या करते हैं? पैसा आया तुरंत आईफोन लिया, तुरंत जो है एप्पल का लैपटॉप ले लिया और दुनिया की चीजें खरीद लेते हैं। तो इससे क्या है? पैसा तो उड़ा ही देता है। बट कंपनी चाहती है कि इंप्लॉय की स्टेबिलिटी बनी रहे। कंपनी में जितना लंबा इंप्लॉय काम करेगा उतना कंपनी को समझ पाएगा, उतनी वो कंपनी की चीजों को अरेंज कर पाएगा प्रॉपरली मैनर से, सारे वर्क को इजीली कर पाएगा, आउटपुट को इंक्रीज कर पाएगा। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, अगर उनका कोई अच्छा एम्प्लॉय है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो एक्सपीरियंस हो चुका है उनके यहां, अगर वो छोड़ता है तो पहले उससे बात करते हैं। इसीलिए तो एचआर डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी में। क्या होता है? एचआर डिपार्टमेंट। कौन सा होता है? एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है जिसका काम क्या है? उन एम्प्लॉय से बात करना, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में सोचना, कि अगर बीच में कोई एम्प्लॉय जो एक्सपीरियंस है अगर वो जाना चाह रहा है तो उनसे बात करता है, क्यों जाना चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको, सैलरी इशू है, फैसिलिटी इशू है, क्या इशू है, वी कैन रिजॉल्व योर इशू। आ गई बस। तो अगर कंपनी, मान लो कोई एम्प्लॉय आपके यहां 50,000 मंथली सैलरी पे काम कर रहा है, अगर उसको कहीं 60,000 मिल रहे हैं और वो स्विच कर रहा है 60,000 में, लेकिन अगर उसको 60 ना देके आप 5,000 भी बढ़ा दोगे ना तो रुक जाएगा। क्यों? उसका रीजन है क्यों कोई भी नई जगह जाके फिर से पूरा टाइम नहीं लगाना चाहता, क्योंकि उसको भी तो नया सेटअप लगाने में टाइम लगता है ना।
नई जगह जाएगा, उसको पूरा सेटअप अपने आप को प्रूफ करने में टाइम लगेगा। यहां उसका प्रूफ है वर्क, कंपनी जानती है इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो बेटर है हम उसको 5,000 7,000 उतना इंक्रीमेंट ना देके उससे कम भी देंगे तो भी स्टेबल हो जाता है। तो बेसिकली यहां पे टारगेट यही है, इस प्रिंसिपल का मतलब ही यही है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन में रखना है। फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज चेंज नहीं होने चाहिए। आप एक सिंपल सा अपने लाइफ का एग्जांपल लीजिए, अपने स्कूलिंग का एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, मैं कह रहा हूं कि वो टीचर मान लो बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसके साथ 3 महीने से पढ़ रहे हैं ना, तो आपकी ट्यूनिंग सेट हो जाती है उसके साथ। क्या हो जाता है? ट्यूनिंग सेट हो जाती है। आप उसकी बातों को धीरे धीरे समझने लग जाते हैं और वो आपके भावों को समझने लग जाता है। लेकिन अगर उसी 3 महीने बाद एक टीचर बदल दिया जाए, फिर नया टीचर आएगा, तो उस नए टीचर को भी बच्चों को समझने में टाइम लगेगा, बच्चे के बिहेवियर को समझने में टाइम लगेगा, और बच्चे को उसकी भाषा समझने में टाइम लगेगा, उसके समझाने के तरीकों को समझने में टाइम लगेगा। सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अब टाइम तो आपका 1 साल का ही है ना सिलेबस कंप्लीट करने का। जब तक तुम समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तब तक 2 चैप्टर खत्म हो गए। तो इससे हार्म किसको हो रहा है? स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट का हार्म हो रहा है, मतलब स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन का हार्म हो रहा है। आ गई बात समझ में? इसीलिए ज्यादातर जो बड़े स्कूल है, जो बहुत अच्छे एस्टैब्लिश्ड स्कूल है, उनके यहां जल्दी इंप्लॉइज चेंज नहीं होते, उनके यहां टीचर जल्दी चेंज नहीं होते। वो बहुत रेयरली वहां चेंज होता है टीचर। या तुम सेंट फ्रांसिस में देखो टीचर जल्दी बदलता है? नहीं। ये जितने सिंगल ओनर स्कूल है उनके यहां अक्सर टीचर बदलते हैं, और इसीलिए उनके रिजल्ट में, और इसीलिए आज सेंट फ्रांसिस और बाकी चीजों में बाकी लोगों को आज भी बैनर लगाने पड़ते हैं एडमिशन के लिए। सेंट फ्रांसिस को बैनर नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि उन्होंने उस चीज को बिल्डअप किया है। क्या किया है? बिल्डअप किया है। डीएवी बैनर लगाता है? नहीं लगाता। एडमिशन को नहीं चाहिए उसको। क्यों? क्योंकि उनका सेटअप ऐसा है, उन्होंने अपने पैटर्न को ऐसा बनाया है कि जिसके लिए उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और बाकी लोगों को क्यों जाना है? क्यों मार्केट में जा रहे हैं? बिकॉज उनको जो देना है, जो आउटपुट देना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे। टीचर फ्रिक्वेंटली बदल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि हम स्कूल को लगता है कि अरे टीचर जाएगा, दूसरा आएगा पढ़ा देगा, क्या दिक्कत है ना। बात ये नहीं कि दूसरा आके पढ़ा देगा। हो सकता है पहले वाले से दूसरा वाला ज्यादा नॉलेजेबल हो, ज्यादा एक्सपीरियंस हो, बट वो जो कनेक्शन मेंटेन करना है ना बच्चे के साथ, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। वो टाइम लगता है उसमें, कनेक्शन बनाने में। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसको डैमेज हो रहा है? इसमें डैमेज हो रहा है स्टूडेंट का, उसके रिजल्ट पे इफेक्ट दिखाई दे रहा है। आ गई बात समझ? इसीलिए ये तो मैंने स्कूल का एक एग्जांपल दिया। इसी तरह से अगर कोई बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज बड़ी कंपनियां जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, आप उनमें देखो जो उनके हायर पोस्ट पे हैं, जो सारी चीजों को डील करते हैं, ज्यादातर उनके एम्प्लॉयज चेंज नहीं होते जल्दी, वो लॉन्ग टर्म काम करते हैं। इसीलिए वो आज कंपनियां बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं। आ गई बात समझ में? आप जाना रिलायंस में पता करना, जब रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी रही होगी और आज इतनी बड़ी है, तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो स्टार्टिंग में भी थे और आज भी हैं, और वो हाईयर पोस्ट पे हैं। तो उनको भी करियर अपॉर्चुनिटी मिलती रही कि नहीं? अब आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो रहा है, लेकिन आप अपने पुराने एम्प्लॉयज को प्रमोट नहीं कर रहे, आप उसको वहीं रखे हैं, तो ये भी तो गलत है। तो एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी के लिए उसका प्रमोशन, उसका इंक्रीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आ गई बात समझ? अब आप चाह रहे हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रहा है, आप बाइक से फॉर्च्यूनर पे आ गए, लेकिन आपका जो एम्प्लॉय है वो आज भी बाइक पे ही चल रहा है, जिसका मतलब आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ। आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबा नहीं ग्रो करेगा। उसका स्टेबिलिटी अगर हम कंपैरिजन करें टाटा ग्रुप से, इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं, इनसे कंपैरिजन, तो कभी नहीं उस ग्रुप के बराबर पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी थिंकिंग नहीं है उस लेवल की, हम उस तरह से अपने एम्प्लॉयज को सोच ही नहीं रहे, और इसीलिए वो एम्प्लॉयज स्टेबल नहीं रहता। और जब स्टेबल रहेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है आपके ऑर्गेनाइजेशन में चीजें डिस्टर्ब होंगी। भले काम होगा, ऐसा नहीं दूसरा आएगा वो भी काम करेगा, वो काम करने ही आया है, बट उसको समझने में टाइम जो लग रहा है, वो टाइम आपको लॉस देता है। क्या देता है? लॉस देता है। आ गई बात समझ? इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गई बात समझ? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? अब आते हैं हम लोग इनिशिएटिव पे। ठीक है? अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ये की लाइन देख लीजिए, जॉब सिक्योरिटी एंड कंटिन्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये की लाइन यही तो है कि इंप्लॉइज की जॉब सिक्योरिटी हो और कंटिन्यूएशन हो। द टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय शुड बी लेस, ये लिखा होता है। जो टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय है इसमें नहीं लिखा है,
है ना। टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय शुड बी लेस, कम होना चाहिए टर्नओवर एम्प्लॉय का। क्यों? टर्नओवर लेस होने का मतलब क्या है? मींस देयर इज नो फ्रीक्वेंट चेंज इन एम्प्लॉय। लेस टर्नओवर का मतलब यहां पे क्या है कि एम्प्लॉय जल्दी जल्दी ना बदला जाए। अगर जल्दी जल्दी एम्प्लॉय बदल रहे हैं, इसका मतलब हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय है। कैसा है? हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय अच्छा है या लेस टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय अच्छा है? बताइए। हाई टर्नओवर अच्छा होगा भाई। लेस टर्नओवर अच्छा होगा कि एम्प्लॉयज कम चेंज हो, जल्दी जल्दी चेंज ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? लेस टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय। और हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय मतलब जल्दी जल्दी एम्प्लॉय हो रहा है, हर 2 महीने 3 महीने में एम्प्लॉय बदल रहा है। आ गई बात समझ में? तो ये वेरी बैड कंडीशन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इनिशिएटिव। किस पे आते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या कहता है आर्यन? इनिशिएटिव क्या कहता है? कभी सुना है इसके बारे में? यस पलक। इनिशिएट मतलब खुद आगे आके किसी काम को करना। इनिशिएट का मतलब क्या है? टू बिकम फॉरवर्ड, टू गिव सजेशन, टू गिव आइडिया, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करूं और उन एम्प्लॉयज के सजेशंस को क्या करूं? कंसीडर करूं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। यह प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहता है कि हमें एम्प्लॉयज को इंकरेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इंकरेज करना नहीं, फॉर देयर सजेशन, फॉर देयर आइडियाज, फॉर देयर थॉट्स। अगर कोई इंप्लॉय आगे आके हमें सजेशन दे रहा है और कोई इंप्लॉय आके हमें कोई गाइडेंस दे रहा है कि सर ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम इस तरह से और बेटर हो सकता है, या कोई इंप्लॉय आगे आके कह रहा है कि आई विल डू दिस टास्क, आई विल डू दिस टास्क, तो हमें उसे इंकरेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इंकरेज करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए तुम कौन होते भाई बीच में बोलने वाले, मेरा है सोचना काम, तुम्हारा सोचना काम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कई बॉस क्या करते हैं, एम्प्लॉय ने अगर कुछ सजेशन, नो 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 इट्स नॉट योर जॉब, इट्स माय जॉब टू डिसाइड, कीप योर सजेशन। इट्स वेरी बैड। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एम्प्लॉय ने सजेशन दिया है, वी हैव टू इनकरेज हिम। और अगर उसका सजेशन एप्लीकेबल हो सकता है और उस सजेशन से हमें बेनिफिट मिल रहा है, सो वी हैव टू गिव रिवॉर्ड ऑल्सो। क्या देना चाहिए हमें? उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, उसे अवार्ड देना चाहिए। आ गई बस, जिसकी वजह से अगर हम उसको अवार्ड या रिवॉर्ड देंगे तो अगली बार वो और बेटर सजेशन लेके आएगा, अगली बार वो और बेटर थॉट लेके आएगा, अगली बार वो और बेटर आइडिया लेके आएगा। वो आइडिया, थॉट, सजेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो देखिए यहां पे क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल शुड बी encouraged to take initiative and propose ideas, है ना। अगर कोई एम्प्लॉय आइडिया दे रहा है, कोई अपना सजेशन दे रहा है, तो हमें उसे क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए, उसे इंकरेज करना चाहिए, उसको अवार्ड देना चाहिए। हम कैसे किसी को इंकरेज करेंगे? बाय गिविंग अवार्ड, बाय गिविंग रिवॉर्ड, यानी या तो फाइनेंशियल फॉर्म में उसको रिवॉर्ड दें। उसको हमने कहा कि चलिए ठीक है, आपको आपका सजेशन बहुत अच्छा था, 1 डे 1 नाइट का 2 डे 1 नाइट का स्टे आपको गोवा में। कंपनियां देती हैं, ऐसे हैरानी वाली बात नहीं है। आप किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में जब आप काम करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वहां पे एक एक काम की कीमत है और हर अच्छे वर्कर को कंपनी बहुत कुछ देना चाहती है। बस आपके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए कि मैं ले पाऊं, मैं फैसिलिटीज ले पाऊं, वो ऑफर ले पाऊं। तो उसके लिए आपको आइडियाज देने होंगे, सजेशंस देने होंगे। कंपनी प्रमोट करने के लिए खड़ी है। हु अलाउ इनिशिएटिव विद इन एप्रोप्रिएट बाउंड्रीज क्रिएट अ मोर डायनामिक एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स। क्या कर रहा है? इंप्लॉय, और जो वर्कफोर्स कौन है हमारे? इंप्लॉय, उनको मोटिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है? मोटिवेट। अगर हम इंप्लॉय के सजेशंस को प्रमोट करते हैं, उसको रिवॉर्ड देते हैं, अवार्ड देते हैं, ठीक है, और इससे क्या होगा? इंप्लॉय गेट मोटिवेटेड, उसको मोटिवेशन होगा और वो अगली बार एक बेटर सजेशन के साथ आएगा और अच्छा सजेशन देगा। अब ऐसा भी नहीं कि अगर एम्प्लॉय का सजेशन अच्छा नहीं है तो उसे आप डांट दें, बैठा दें, है ना, भगा दें। आप उसको पोलाइटली उससे कहें। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का सजेशन खराब हो जाए, किसी का सजेशन खराब है, तो उसको ऐसा डिस्करेज ना करें कभी भी। अगर आप डिस्करेज कर देंगे तो अगली बार कोई भी सजेशन लेके ही नहीं आएगा, है ना। आप भले अप्लाई मत करिए उसका सजेशन,
आप उसका आइडिया अप्लाई मत करिए, लेकिन उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसके आइडिया को क्या दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। आ गई बात समझ में? आप कह दीजिए कि आई रिस्पेक्ट योर आइडिया बट वी हैव बेटर ऑप्शन ऑल्सो, और भी बेटर ऑप्शन हो सकते हैं उसके, तो ठीक है, अगली बार वो और बेटर ऑप्शन लेके आएगा, अगली बार और बेटर आइडिया के साथ आएगा, क्योंकि इस बार जो आइडिया किसी ने दिया वो शायद उससे बेटर था, उससे रिजल्ट बेटर मिल रहा है, तो हमने उसको अवार्ड दिया, तो अगली बार वो चाहेगा कि मैं और बेटर आइडिया लेके आऊं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। क्लियर है यहां पे? किसी को डाउट है, श्योर नहीं है? चलिए कम टू द नेक्स्ट, अब जिसका नाम है एस्पिरिट डिकॉप्स। एस्पिरिट डिकॉप्स मींस वी हैव टू ऑलवेज लीड आवर टीम टुगेदर। हमें हमेशा टीम में काम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? टीम में। हमें कभी भी अपनी टीम को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कई बार कई लीडर क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे फोकस करते हैं। कई मैनेजर सोचते हैं यार इंप्लॉइज को डिवाइड एंड रूल करो तो मेरा एग्जिस्टेंस बना रहेगा। इट्स वेरी बैड। अगर आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे जाएंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कंफ्लिक्ट बने रहेंगे। क्या होंगे? कंफ्लिक्ट बने रहेंगे, जिसकी वजह से वर्कर कभी भी अपना 100% एफर्ट नहीं देंगे। सभी वर्कर्स क्या होंगे? सब एक दूसरे की लेग पुलिंग में लगे रहेंगे। किसमें लगे रहेंगे भाई? अगर आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वर्कर्स क्या करेंगे? ठीक है, तो वर्कर्स क्या है? अपना 100% एफर्ट नहीं देंगे। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो अगर आप चाहते हैं आपके वर्कर 100% एफर्ट दें, कौन सा फैन चलता है? स्पिरिट डिकॉप्स कहता है वी हैव टू प्रमोट टीम। हमें टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्कर्स को टीम में रहना सिखाना चाहिए कि जितना ज्यादा वो टीम में रहेंगे उतना ही वो एक दूसरे को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। अगर वर्कर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इट मींस वो टीम में वर्क कर रहा है। तो एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट डेवलप करे। क्या करे? टीम स्पिरिट। क्योंकि जो टीम स्पिरिट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्पफुल है। टीम स्पिरिट का फोकस कभी भी इंडिविजुअल गोल को अचीव करना नहीं होता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां पे? तो ये क्या है? अब देखिए ये प्रिंसिपल यही तो कह रहा है, अवॉइड डिवीजन। अवॉइड डिवीजन मींस आपको अपने एम्प्लॉयज को स्प्लिट नहीं करना है, टीम को ब्रेक नहीं करना है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे बिलीव नहीं करना है। आपको क्या करना है? टुगेदर। एवरी एम्प्लॉय शुड वर्क टुगेदर। सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। आपको सिखाना है अपने एम्प्लॉयज को कि वी आर वन टीम, वी आर वन टीम। आ गई बात समझ में? तो एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमेशा आई की जगह वी का यूज करे। किसका यूज करे? आई की जगह किसका यूज करे? वी का। आ गई बात समझ में? यानी आई का यूज कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा किसका यूज करना चाहिए? वी। वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, वी कैन अचीव दिस टारगेट, दैट इज कॉल्ड एस्पिरिट डिकॉप्स। और अगर मैं कहूं कि आई कैन डू दिस, आई एम डूइंग दिस टास्क, आई विल कंप्लीट दिस टारगेट, इट्स वेरी बैड थिंग। तो वहां पे क्या होगा? अगर आप आई शो करेंगे इट मींस आपने अपने आप को टीम से क्या कर लिया? अलग कर लिया। मैनेजर अलग है, टीम अलग है, तो क्या टीम कभी आपको सपोर्ट करेगी? नहीं ना। जब टारगेट अचीव हो गया तो आपने अपने बॉस से क्या कहा? मैंने किया, ठीक है। लेकिन जब टारगेट अचीव नहीं हुआ, सबने बहुत खराब काम किया, हमारी टीम ठीक नहीं, हमारी टीम ने काम सही नहीं किया, इट्स वेरी बैड। आपने कभी इंडियन क्रिकेट टीम के किसी भी कैप्टन का अगर आपने कोई इंटरव्यू सुना होगा, कभी मैच जीतती है टीम तो क्या कैप्टन ये कहता आई प्लेड वेल, लड़कों ने अच्छा खेला, बॉयज प्लेड वेरी वेल। वो अपनी बात नहीं करता, किसकी बात करता है? टीम की बात करता है। वी प्लेड वेरी वेल, आवर टीम प्लेड वेरी वेल। आ गई बात समझ में? तो ये क्या है? एस्पिरिट डिकॉप्स। एक आपको इंसिडेंट बताता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने इसरो का कोई एक प्रोजेक्ट था, एक सैटेलाइट या लॉन्च होना था या उनका अग्नि वाला कोई प्रोजेक्ट था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कौन सा था, बट एक प्रोजेक्ट था जिसपे उनकी टीम काम कर रही थी। और उस समय शायद इसरो या डीआरडीओ में थे ये, और उनके जो चीफ थे वो कोई और थे। एपीजे अब्दुल कलाम एक टीम का हिस्सा थे। तो इनकी पूरी टीम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, उसकी लॉन्चिंग क्या हो गई? फेल हो गई। जब मीडिया आया,
भाई फेल हो गया तो मीडिया आया ना कि देश का पैसा आपने बर्बाद कर दिया, हमारे देश के साइंटिस्टों ने, देश का इतना पैसा लगा सब बर्बाद कर दिया, फेल हो गया। मीडिया तो ऐसी बात करती है कि देश का पैसा बर्बाद कर दिया। नेता बर्बाद कर रहे हैं तब कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन साइंटिस्ट से अगर गड़बड़ हो गया तो चिल्लाने लगेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि आपने देश का पैसा बर्बाद कर दिया, ये हो गया वो हो गया। अब मीडिया चिल्ला रहा है कि लॉन्च पैड फेल हो गया, सब चीजें डिस्टर्ब हो गई। तो उस टाइम जो उनके अध्यक्ष थे, जो प्रेसिडेंट थे, चाहे वो इसरो रहा हो डीआरडीओ रहा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसके जो प्रेसिडेंट थे वो गए मीडिया के सामने और उन्होंने कहा इट्स माई फेल्योर। उन्होंने क्या कहा? इट्स माई फेल्योर। उन्होंने अपनी गलती मांगी। किसकी मानी? अपनी गलती मानी। मीडिया के सामने कहा इट्स माई फेल्योर। फिर जब उसी के बाद जब दोबारा वो मिशन लॉन्च हुआ, कुछ महीनों बाद वो मिशन दोबारा लॉन्च हुआ, तो उस लॉन्च में क्या हुआ? सक्सेस रहा लॉन्च। क्या रहा? सक्सेस रहा। अब फिर मीडिया आती है, तो अब की बार उसके जो प्रेसिडेंट है वो नहीं जाते मीडिया के सामने, टीम को भेजते हैं सामने कि इन लोगों ने सक्सेस बनाया। कितना डिफरेंस है एक लीडर में? फेल्योर तो मेरा, सक्सेस तो टीम का। दैट इज अ गुड लीडर, जो अपनी टीम के फेलियर को अपना फेलियर मानता हो और सक्सेस के लिए टीम को आगे कर दे कि इनकी वजह से हम जीते, इनकी वजह से हमने अचीव किया। दैट इज कॉल्ड एस्पिरिट डी कॉर्प्स। वी नॉट आई। आ गई बात समझ में? तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स यही कहता है कि हमें कभी भी अपनी टीम को ब्रेक नहीं करना चाहिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें टीम को एक साथ रखना चाहिए। आ गई बात समझ में? क्या कह रहा है? प्रमोट हार्मनी। क्या है? हार्मनी को इनकरेज करना है। हार्मनी मतलब समझ रहे हैं? एक दूसरे के कल्चर को, ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट देना। क्या देना? रिस्पेक्ट देना। दैट इज कॉल्ड टू इनकरेज हार्मनी। आ गई बात समझ में? क्लियर? क्या कह रहा है? इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड पर्पस। यानी सब लोग एक दूसरे के साथ ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, किसी के बीच कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए, सब कुछ हमको एक दूसरे का पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो टीम क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, सबको एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, तभी टीम काम करेगी। अगर हम कुछ चीज छुपा के रखेंगे तो टीम को पता नहीं है, तो क्या वो टीम है? टीम का मतलब क्या है? एवरीथिंग इज ओपन टू ऑल। जो भी डिसीजन होने वाला ओपन है, नथिंग इज सीक्रेट। ठीक? क्या कह रहा है? बिल्ड ट्रस्ट। क्या कह रहा है? बिल्ड ट्रस्ट। भरोसा जीतना है। क्या करना है? भरोसा जीतना है। प्रेफर वर्बल कम्युनिकेशन ओवर रिटन मेमोज टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग रिटर्न में डेटा हमने दे दिया कि ये ऐसे होना चाहिए, तो रिटर्न कंटेंट को पढ़ने में क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? मैं लिख कुछ रहा हूं लेकिन आप समझ कुछ रहे हैं। इसीलिए बेटर है कि आप रिटर्न में तो दें, बट उसको वर्बली भी कम्युनिकेट करें। क्या करें? वर्बली कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से बात करके बात करें। कोई भी नया चीज होनी उसके लिए बात करें टीम के साथ, टीम को बताएं, टीम से सजेशन लें। दैट इज कॉल्ड एस्पिरिट डी कॉर्प्स। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां पे? अगर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय से जाकर डेली बात करता है, पूछता है, वो केवल इतना भी पूछे और भाई सब ठीक चल रहा है, तो भी वहां पे क्या है? एस्पिरिट डी कॉर्प्स लग रहा है। कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है? क्योंकि वो टीम के साथ जुड़ रहा है। किसके साथ जुड़ रहा है? अपने मेंबर्स के साथ जुड़ के बात कर रहा है। क्लियर है यहां पे? तो यहां तक सबको क्लियर हो गया? वी हैव टू रिप्लेस आई, व्हाट वी हैव टू यूज? वी। आ गई बात समझ? तो ये थे हमारे